हेलो स्टूडेंट्स, हमारी अर्थशास्त्र की बुक कंप्लीट हो चुकी है। हमारे जो इकोनॉमिक्स के 5 लेसन थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों के लेसन रहते हैं या जिन्होंने रिवाइज नहीं किए हैं या जिन्होंने अभी तक उनको कंप्लीट नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें। आज हम हमारी लोकतांत्रिक राजनीति नामक पुस्तक का पहला लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सत्य की साझेदारी, मतलब शक्तियों का बंटवारा। हमने जैसे कि 9th क्लास में देखा था कि जो शक्तियाँ बटी नहीं थी या जो शक्तियाँ उनको मिली हुई थी देश में, जैसे हमारे पहले पीएम के पास जो शक्तियाँ हैं, फिर हमारे मंत्रिमंडल के पास जो शक्तियाँ हैं, फिर हमारे जो पूरे शासन व्यवस्था के पास शक्तियाँ हैं, तो वो शक्तियाँ किस प्रकार हैं और शक्तियाँ जो फैली गई हैं तो क्या उनका बंटवारा ज़रूरी है, तथा जो शक्तियों को फैलाया गया है या दिया गया है क्या उनमें शक्तियों का बंटवारा ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हम इस लेसन में अध्ययन करेंगे कि शक्तियों को किस प्रकार बांटा जाए या जो सत्ता है हमारी इसका बंटवारा किस प्रकार हो। जैसे इनमें हमने कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, इनके बारे में देखेंगे। तो हम इस लेसन में शुरुआत करते हैं बेल्जियम की और एक श्रीलंका की कहानियों के साथ। हम देखेंगे कि इन दोनों की कहानियों में ऐसी क्या विशेष घटना घटी कि इनसे हमें पता चला कि शक्तियों का बंटवारा होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लेसन की शुरुआत करते हैं। हमारा है बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम के बारे में पहले पढ़ते हैं कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आप साथ के साथ नोट करते रहना। ये आपसे पूछ सकते हैं कि बेल्जियम में कितनी जनसंख्या थी, कितनी फीसदी कौन व्यक्ति रहते थे, इनके बारे में पूछ सकते हैं और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से और हर बार आता भी है। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी परिसीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मन और लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेशियम इलाके में रहता है और डच बोलता है, और शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ अभी तक 3 तरह के लोग आ गए। एक इलाके में हैं जो डच बोलते हैं, दूसरे हैं हमारे जो फ्रेंच बोलते हैं और 1% वहाँ लोग जर्मन बोलते हैं। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो हम आगे देखते हैं। इसकी अभी तक हमने बनावट देखी है कि पूरी की पूरी बनावट किस प्रकार से है। तो अल्पसंख्या फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ते जा रहे थे कि उनके आपस में फूट पड़ती जा रही थी, क्योंकि लोग ज़्यादा संख्या में थे और वो कम संख्या में थे। और ये ज़्यादा संख्या में होने के कारण क्या करते थे कि सरकार में अपनी हिस्सेदारी ज़्यादा रखते थे। ये वोट के दम पर या लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार अपने आप को ज़्यादा समृद्ध रखते थे, क्योंकि ये ज़्यादा संख्या में लोग थे। इन दोनों समुदायों का टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखा गया। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। आइए स्थिति की तुलना एक और देश से करें, श्रीलंका। यह भी एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका तो आप जानते हैं जैसे भारत के नीचे है द्वीप। यह एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय बनावट के लोग हैं या समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सहेलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। और फिर तमिल का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का
18% है। इनके भी दो समूह हैं। पहला है श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% हैं और हिंदुस्तानी जो औपनिवेशिक शासन काल में बागवानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान हैं। मौजूद श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें और पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांत की आबाद हैं। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिली भाषी लोग कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई का हिस्सा केवल 7% है और वो सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि बेल्जियम में डच भाषी लोगों अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं और इनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती है। संभव यह था कि देश बंट जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सहेली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वो लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला रहे थे। आइए अब देखते हैं कि असल में दोनों में क्या क्या हुआ। अभी तक जो हमने इसमें देखा है कि ये जो घटनाएं घटी हैं, इन घटनाओं के घटने से कि पूरे दोनों देश के पास दो ही रास्ते थे, कि दोनों देशों के पास दो ही रास्ते थे। या तो वो देश पूरी तरह टूट जाएं, बिखर जाएं, अलग अलग हो जाएं, कि डच बोलने वाले अलग, फ्रेंच बोलने वाले अलग, सिंहली बोलने वाले अलग अलग हो जाएं, तो देश का बंटवारा हो सकता था। लेकिन इनमें क्या सलूशन निकाला जा सकता है कि पावर को किस प्रकार बांटा जा सकता है, इस लेसन में हम वही देखेंगे। अब हम कुछ एक बार मैप के ऊपर देखते हैं। उन्होंने जैसे कि बेल्जियम के समूह और क्षेत्र देखिए। सबसे पहले जो इसमें रंग दिए गए हैं, ये जो हल्का सा रंग है ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र है, ये क्षेत्र है राजधानी का, ब्रुसेल्स की राजधानी का यह क्षेत्र है। ये आप जो देख रहे हैं यह क्षेत्र है। और वैलोन फ्रेंची भाषी जो लाल रंग में है, आप ये लाल रंग देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा लाल रंग जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके बाद है फ्लेमिश डच भाषी लोग, ये डच भाषी लोगों का क्षेत्र है। और इसके बाद है हमारा जर्मन भाषी लोग, एक कोने में हमारे यहाँ जर्मन भाषी लोग रहते हैं। ये पूरे की पूरी इसकी जातीय बनावट है। इनमें से बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसके नीचे कुछ, इसके साइड में कुछ दिया गया है। एथनिक या जातीय, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सदस्य मानते हैं कि उनकी संपत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों और उस राष्ट्रीय एकता वाले हों, कि जरूरी नहीं है कि ऐसा वो एक ही धर्म को मानने वाले हों। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारे पास श्रीलंका में बहुसंख्यावाद। अब हम इसकी एक एक कहानी को अलग अलग देखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ दोनों का एक साथ अध्ययन किया था कि कौन कौन से लोग देश में अधिक संख्या में रहते हैं और कौन से कम संख्या में रहते हैं। तब श्रीलंका की कहानी देखेंगे कि पूरी श्रीलंका की कहानी क्या है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। सहेली समुदायों के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन प्रभुत्व जमाना चाहता था। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सहेली समुदाय की प्रभुता कायम करने की अपनी बहुसंख्या परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनारा करके सहेली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सहेलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इस सरकारी फैसले ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उसमें बेगानापन बढ़ाया। उन्होंने लगा कि बौद्धिक धर्म विलंबता सहेलियों के नेतृत्व वाली सरकार, राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकार से वंचित कर रही हैं। नौकरी और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सहेली समुदायों के बीच
भिड़ंत चलती गई। कि मतलब कि इन्होंने बताया कि जो वहाँ की सरकार थी, उन्होंने एक नियम पास किया सरकार ने कि जो कानून पास किया गया उसमें केवल सहेली लोगों को ही बढ़ावा दिया गया था। उन्हीं के लिए कानून बने, उन्हीं के लिए सरकार बनी, उन्हीं की भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया और उन्हीं के लिए जो कार्य थे सारे के सारे कार्य उन्हीं के लिए किए गए। तो इनसे जो समस्या पैदा हुई वो समस्या पैदा हो गई थी तमिल लोगों के लिए, जो वहाँ रह रहे थे उनकी तमिली भाषा लोगों के लिए, कि उन्होंने ना उनकी भाषा के प्रति ध्यान दिया गया, ना उनको नौकरी में योगदान दिया गया। तो उन दोनों में आपस में नाराज़गी का क्षेत्र ज़्यादा बढ़ता गया। तो आप एक बार इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखें। आपको यहाँ दिखने पाएगा कि जो पहले हैं पीले रंग में हैं वो हैं हमारे सहेली लोग, जो पूरे के पूरे क्षेत्र पर अधिकार किए हुए हैं। इसके बाद हैं हमारे श्रीलंकाई तमिल लोग, जो हमारे साइड में लाल रंग वाले हैं, जिनको आप इस माध्यम से देख सकते हैं कि ये लोग इसके अंदर हैं। फिर अब भारतीय तमिल लोग, ये भारतीय तमिल लोग ये लोग हैं। और अभी मुसलमान लोग, जो आप ये डॉट डॉट देख रहे हैं, ये है मुसलमानी लोग। बहुसंख्यावाद होता क्या है? यहाँ कुछ शब्द आया था कि बहुसंख्यावाद वो होता है जहाँ पर किसी एक समुदाय में अधिक लोग रहते हों, अर्थात दूसरों की तुलना में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो। जैसे इसमें दिया गया है कि यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो अपने मनमाने ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदायों की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो ये था बहुसंख्यावाद। आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।